हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बात किया था कि किस तरीके से सेल जो है उसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी और किस तरीके से सेल जो है ओरिजिनेट हुआ था। हमने सेल की लाइफ के बारे में बात किया था। हमने बात किया था कि किस तरीके से जो सेल है वो एक्चुअल में जो हॉट वाटर स्प्रिंग है या हॉट स्प्रिंग वाटर है उसमें वो सर्वाइव करता है। कैल्शियम कार्बोनेट से कोटेड होता है और सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरीके से हमने कम्प्लीटली पढ़ा था। फिर हमने ये लाइफ फ्लो चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने बात किया था लाइफ ओरिजिनेट होता है वाटर के अंदर। जो सेल की बात कर रहे थे हम लोग, थर्मोफाइल्स क्या होता है हमने बात कर लिया था। हमने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर लिया था। हमने बात कर लिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अभी तक के फिलहाल वो सारे सेल से ही बने हुए हैं। हमने डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी के बारे में, हमारे बॉडी में किस तरीके से सेल के एक इम्पोर्टेंस है, या फिर कहा जाए तो सेल के अपने अपने डिफरेंट टिश्यूज के डिफरेंट फंक्शंस है और उस डिफरेंट फंक्शंस के साथ वो सेल फंक्शन कर रहा है और सेल के इंडिविजुअल फंक्शंस भी हैं। फिर हमने बात किया था कि सेल की जो साइज है या सेल का जो स्टडी है वो कैसे स्टार्ट हुआ था। तो सेल के स्टडी के लिए हमने बात किया था कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था खुद से, और उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो कि किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने बनाया था, उससे उन्होंने अपना सेल की जो भी स्टडी है वो की थी। इन्होंने स्टार्टिंग में किया था किसके साथ, ये स्टार्ट किए थे प्लांट सेल के साथ। फर्दर आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.1 जो कि एनसीईआरटी के बुक में है आपके। एक्टिविटी 2.1 जो कि पहला एक्टिविटी है इस चैप्टर का, जिसमें बात किया जा रहा है कि हम सेल के साइज को एस्टिमेट कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि सेल की साइज कितनी है। यहाँ पे जिस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमारे स्कूल में लाइब्रेटरी में जो माइक्रोस्कोप होता है उस माइक्रोस्कोप को हमें लेना है। उस माइक्रोस्कोप के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट रूलर होता है, ये जो स्केल जिसको हम लोग कहते हैं, इसको इसमें रख देना है यहाँ पे इस तरीके से। और रखने के बाद हमें जितना इस माइक्रोस्कोप के लेंस का एरिया है, सपोज कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल किसका है, ये लेंस का, जो लेंस यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो लेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस लेंस का जो डायमीटर है, ये कहा जाए इस लेंस की जो डायमीटर है उसको मेजर करके लिख लेना है हमें। तो हमने यहाँ पे इस लेंस की डायमीटर को मेजर करके लिख लिया। तो हमने सपोज कर लिया कि लेंस का जो डायमीटर है वो 5 mm के 5 मिलीमीटर के साथ है। फिर अब इस लेंस के डायमीटर के साथ पहले फिर हम इस स्केल को हटा देंगे और यहाँ पे ओनियन पील रखेंगे। ओनियन यानी कि हमेशा हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो प्याज होता है, प्याज के एक पतले से पील को निकालेंगे और उस स्लाइड को इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से प्लेस करके रख देंगे। जैसे ही हम इस स्लाइड को यहाँ पे प्लेस करके रखेंगे तो हम उतने ही डायमीटर को, कितने डायमीटर को, जितना डायमीटर हमने यहाँ पे लिया है, जितना हमारा ये सर्कल बना है, जितना इस लेंस का सर्कल है, उसी सर्कल को, उसी लेंस के सर्कल को हम इसके साथ मेजर कर लेंगे। लाइक यहाँ आपको दिख रहा होगा बेसिकली इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि कितने सारे सेल हैं। हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे, सपोज करो कि हमने लिया 5 मिलीमीटर, ठीक है, हमने लिया 5 मिलीमीटर। अब इस 5 मिलीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं माइक्रोमीटर में, किसमें, 5 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, 5 मिलीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं माइक्रोमीटर में। तो ये 5 मिलीमीटर को हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो अच्छा, कन्वर्जन का बता दूं तो यहाँ पे कन्वर्जन यूनिट है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि 1 मिलीमीटर जो है 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें 5 माइक्रोमीटर, ये कितने, सॉरी, 5 मिलीमीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर हो जाएगा, तो 5000 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। ये जो 5000 माइक्रोमीटर है वो क्या है, वो इस ओनियन पिल का डायमीटर है। वो इस ओनियन पिल का डायमीटर है ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस डायमीटर में, 5000 माइक्रोमीटर के डायमीटर में कितने सेल होंगे, सपोज करो कि 25 सेल है। सपोज करो कि कितने सेल है, 25। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमें एक काउंटिंग करना है। सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि आपको ब्रिक जो सजाया गया है, ईंटे का दीवार है, ठीक है, ईंटे का दीवार है, सबको पता है ईंट है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है दीवार। तो इस ईंटे की दीवार को आपको काउंट करना होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें टोटल रो और कॉलम मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से पूरी तरीके से ईंटे का ये वॉल सजा हुआ है। मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे ईंटे को काउंट करो भाई। क्या करना है आपको, आपको काउंट करना है। कैसे करोगे,
एक एक ईंटें निकाल कर रहोगे, यानी कि एक यहाँ पे रखो, एक, फिर दो, तीन, हाँ, इस तरीके से चार, पाँच, ऐसे काउंट करो। या फिर आप इसका वॉल्यूम निकाल दोगे प्रॉपर, वॉल्यूम निकाल दोगे। और या फिर वॉल्यूम नहीं निकालोगे तो आप इस तरीके से काउंट कर लोगे कि पहले एक डायमीटर में, या फिर कहा जाए तो पहले एक लेंथ में कितने हैं। मान लो लेंथ में 25 है, ये इस तरीके से जो हाइट है, हाइट में मान लो 10 है, और जो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ में मान लो कि आपका 15 है। ठीक है। तो क्या अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नहीं आंसर आ जाएगा कि कितने टोटल ईंटें हैं, आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो डायमीटर हमने लिया, सपोज कि हमने यहाँ पे जो हमने ओनियन लिया, ओनियन पिल लिया, तो हम मेजर कर रहे हैं कि हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो कितना मैग्नीफाई कर रहा है। तो इस डायमीटर के अकॉर्डिंग, ये जो ओनियन पिल है, इसके जो डायमीटर है, इसके अकॉर्डिंग जितने भी इसमें सेल काउंट हो पा रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, हो सकता है हमने काउंट कर लिया 25 सेल्स है। कितना है? 25 सेल्स है। तो हम इस डायमीटर पे 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक सेल का, पर्टिकुलरली एक सेल का डायमीटर पता चल जाएगा। तो एक सेल का डायमीटर कितना है? 200 माइक्रोमीटर। 200 माइक्रोमीटर। तो ये जो 200 माइक्रोमीटर है, ये बेसिकली एक सेल का डायमीटर यहाँ पे हमें पता चल पा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्कोप है, ये उस लेवल तक मैग्नीफाई कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप, और 200 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, या फिर इसकी मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी मैग्निफिकेशन क्या है? ज़्यादा है, यानी कि हम रियल टाइम में रियल साइज सेल के इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। किसका मैग्निफिकेशन? हमारा जो लेंस, ये जो माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप का हम देखेंगे मैग्निफिकेशन कितना है। इस माइक्रोस्कोप के जो मैग्निफिकेशन होगा, उस मैग्निफिकेशन के साथ अगर हम इसके कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक सेल का डायमीटर मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन, अच्छा, एटम का डायमीटर, ठीक है, और सेल का डायमीटर दोनों डिफरेंट होंगे। ये मत सोचना कि जो मैटर के अंदर एटम का डायमीटर होता है, जिसको हम लोग फर्मी में मेजर करते हैं, वो सेल के साथ एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो सेल के डायमीटर को मेजर करने के लिए हम एक्टिविटी 2.1 को फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तरफ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम सेल के डायमीटर को प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। सेल का साइज डिफरेंट होता है, सारे सेल सिमिलर साइज के नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के सेल्स होते हैं। तो इसलिए हर सेल का अपना डायमीटर होता है। तो आप उस डायमीटर को कैसे मेजर कर सकते हो, ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेल के डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, करेंगे क्या इस एक्टिविटी में हम बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेंगे। उसको पहले हम, जो हमारा माइक्रोस्कोप का लेंस का डायमीटर है, उसको मेजर करेंगे। फिर फिर हम इस डायमीटर के अकॉर्डिंग ऑनियन पिल को मेजर करेंगे, और उसके बाद हम इस ऑनियन पिल में जितने भी उस डायमीटर के लेंथ पे जितने भी सेल्स आएंगे, उस सेल को काउंट करेंगे। जो हमने डायमीटर सेल का मेजर कर रखा है, वो है 500 माइक्रोमीटर, म्यू एम, जिसको हम लोग माइक्रोमीटर कहते हैं। उसको हम लोग काउंट कर किए हुए सेल को नंबर से डिवाइड करेंगे, और एक एस्टीमेट हमारा सेल का डायमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेल के डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये जो माइक्रोस्कोप है, ये दो प्रकार के, एक लाइट माइक्रोस्कोप है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये दोनों क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप क्या है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? बेसिकली इन दोनों के बीच में ना कुछ फंक्शंस है, कुछ फंक्शनैलिटीज है। अच्छा, माइक्रोस्कोप कौन सा अच्छा होगा, ये कैसे हम पता कर पाएंगे? जिसका रिजोल्यूशन बढ़िया होगा, मतलब कि जो बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर पाए, जिसके पास क्लैरिटी होगी, जो कि इमेज को क्लियर दिखा पाए, क्लैरिटी, जिसके अंदर क्लैरिटी होगी, जो इमेज को क्लियरली हमें दिखा पाए, वो। सेकंड थिंग, रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, जिसमें हम ये पता कर पाएंगे कि जो हम चीज़ों को देख पा रहे हैं उसके अंदर जो क्लियरिटी है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल सेल के अंदर, मुझे झांकना है कि सेल के अंदर घर में क्या चल रहा है भाई साहब। तो सेल के अंदर घर में क्या चल रहा है, कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, तो उसके लिए मुझे हाई रिजोल्यूशन के मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मुझे क्लैरिटी भी चाहिए ना, मुझे देखना है कि कौन से ऑर्गन का या फिर कौन से सेल के पार्ट का क्या कलर है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है,
किस तरीके से फ्लूइड उसके अंदर रोटेट कर रही है, ये सारी चीजें जानने के लिए। तो माइक्रोस्कोप डिफरेंट होने के लिए होना क्यों जरूरी है, ताकि हम क्लैरिटी समझ पाए। तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहला नंबर, दोनों के लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है, या सोर्स वो कहाँ से किस तरीके से विजुअल करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप के लिए विजुअल लाइट का सोर्स है, और उसके लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम क्या करते हैं कि ये सेल है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, उसका पिक्चर पिक्चर बनाता है और हम उसको विजुअलाइज कर पाते हैं। इसके लिए क्या होता है, लाइट जाता है इस सेल के ऊपर, इस सेल के ऊपर लाइट जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, हमारे आंखों में पड़ता है और हम उसका पिक्चर बना पाते हैं। सिंपल, क्लियर है? ओके। फिर हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन, जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये मैग्निफिकेशन कितना कर सकता है, 1000 से 2000 गुने तक। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये मिलियंस, लाखों तक, इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन कर सकती है। मतलब ये, मतलब कुछ भी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही एटम्स को देखते हैं। जितने भी एटम्स को हम लोग देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। आईआईटी रुड़की में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल जाएगा देखने को, वहाँ पे चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी अच्छी। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस तरीके से आपको तक उसकी लिमिटेशन क्या है चीज़ों को देखने के लिए, वो कहाँ तक देख पाती हैं। यानी कि जो आपकी आई है उसकी एक मिनिमम डिस्टेंस होगा, उस मिनिमम डिस्टेंस तक वो आपकी आंखें देख पाती है, उसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। तो मिनिमम ये कितना तक कर सकता है, तो इसके लिए है 0.2 माइक्रोमीटर, यानी कि 200 नैनोमीटर। एंड एंड ये 0.1 से 1 नैनोमीटर से लेके 0.1 से 1 नैनोमीटर तक के रिजोल्यूशन को देख सकता है, यानी कि ये और भी छोटी चीजों को देख सकता है। उसके बाद व्हाट कैन बी सी, लाइट माइक्रोस्कोप से हम क्या देख सकते हैं, सेल, टिश्यू एंड सम ऑर्गेनेल्स। यानी कि जो सेल के है, सेल के जो टिश्यूज है, टिश्यू ऑब्वियस सी बात है, सेल देख सकते हैं तो टिश्यू भी देख ही सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर, जैसे ये सेल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सेल के अंदर ये जो घूमता हुआ ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपॉर्टस, ये तो ये जो सारी चीजें हैं ये सेल के अंदर की दुनिया है। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर की दुनिया को भी देख सकते हैं, यानी कि हम फाइन डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं, मेम्ब्रेन देख सकते हैं, राइबोसोम्स देख सकते हैं, वायरस देख सकते हैं, और भी चीजें देख सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ इमेज। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप में हमें कलर्ड इमेज दिखाई देगा। कैसा इमेज दिखाई देगा, कलर, रियल कलर ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि जो सेल का रियल कलर होगा, एक्चुअल कलर होगा, वो हमें किससे दिखाई देगा, लाइट माइक्रोस्कोप से। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ब्लैक एंड व्हाइट कलर होगा या आर्टिफिशियली कलर्ड लेटर्स हमें दिखाई देंगे, यानी आर्टिफिशियल कलर, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग होगा। लाइट से हम क्यों देख सकते हैं, ये क्लास 8 में आप लोगों ने क्लियर कर रखा होगा कि लाइट के अपने कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन के अलग अलग रिफ्लेक्शन के अलग अलग वेवलेंथ हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम कलर्स को डिफाइन कर पाते हैं। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली बात है लो कॉस्ट है, रिलेटिवली लो है, तो इसका यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई कॉस्ट है, 25 करोड़। भाई साहब मेरे लिए तो बस की बात नहीं है, बाकी स्कूलों का पता नहीं, वो बड़ी बड़ी स्कूलें कर सकती हैं, बट मैं तो नहीं कर सकता भाई। तो इसके लिए क्या है, हाई कॉस्ट भी चाहिए, आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। यूज़ कहाँ है, स्कूल, लैब, हॉस्पिटल या बेसिक रिसर्च सेंटर्स के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ देखते हैं। ऑफ कोर्स लाइट है, क्योंकि लाइट इसका नाम ही हमने क्या रखा है, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट है तो लाइट मतलब ये हल्का वाला लाइट नहीं, लाइट मतलब सनलाइट या सोर्स उसका क्या है, लाइट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांस रिसर्च लैब्स, स्पेशलाइज स्टडीज जहाँ पे करना है, जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझना है, वहाँ के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फंक्शन कैसे करता है एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड होता है, जो इलेक्ट्रॉन से जो जनरेट होते हैं वो जो स्पेसिमेन, मतलब कि जैसे मान लो इस सेल के ऊपर मैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा हूँ, पास करा रहा हूँ, ठीक है। इससे पास होने की वजह से जो इसके अंदर में जो चीजें हैं इसको डिटेक्ट करता है और इसका इमेज फॉर्म करता है, यानी कि इसके साथ जो स्पेसिमेन इंटरेक्ट करता है इसका इमेज क्या करता है, ये इनलार्ज करके कहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है, स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस कर देता है।
ये जो फंक्शन है ये आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ समझाने के लिए है नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको जानना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दो प्रकार से होता है, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपके डिटेल के लिए मैंने ऐड कर दिया है कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ही थीन स्पेसिमेन के थ्रू पास होते हैं, और सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इन ग्रेट डिटेल्स, यानी कि जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से उसको हाई डिटेल में क्या करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, ये स्कैन करते हैं सरफेस को। क्या करते हैं, तो ये सरफेस को स्कैन करते हैं और 3D इमेज बनाते हैं। यानी कि ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है ये सेल का 3D इमेज है। ये 3D इमेज किससे बनेगा, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हो सकता है कि आपके स्कूलों में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस आप आ जाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कितने टाइप होते हैं, या फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ओके, वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप नहीं कर पाता है। यहाँ पे हमने देखा ना कि लाइट माइक्रोस्कोप भाई साहब क्या नहीं कर सकता है, लाइट माइक्रोस्कोप हमारा सेल के टिश्यू के अंदर घुसकर नहीं देख सकता, उसके घर के अंदर नहीं जा सकता है। ये ऊपर ऊपर से चीजें देख रहा है लाइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अंदर तक जा रहा है। फिर वायरस, डीएनए, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे चीजों को पढ़ने के लिए कौन हेल्प कर रहा है हमें, हमें कौन हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, जो इसेंशियल टूल्स है मेडिकल टूल्स में, मेडिकल, बायोलॉजिकल या फिर नैनो टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे हमें कौन से सेल्स देखने को मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने को मिल रहा है। ये हमें डिजीज, ड्रग और डेवलपमेंट न्यू मटेरियल्स में हेल्प करता है। यानी कि अगर हमें कोरोना वायरस है, कोविड 19 है, तो इस कोविड 19 को लिए जो हम कोविड का वायरस को स्टडी कर रहे हैं, तो ये वायरस क्या हम लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या हम लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ पाएंगे। द आंसर इज सिंपल कि हम उसके बारे में उतना डिटेल में तो नहीं जान पाएंगे। तो उसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप हमें चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रो। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। नैनोमीटर स्केल, ये एक बार आप कन्वर्जन देख लेना, इस पे ज़्यादा डिबेट, इस पे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार बस इतना याद रखना, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हैं, राइबोसोम्स का डायमीटर और वायरस का डायमीटर, ये नैनोमीटर स्केल के थ्रू एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो डायमीटर्स है वो डिफरेंट है, और हम इसको पता कर पा रहे हैं, किससे पता कर पा रहे हैं, किसके हेल्प से पता कर पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से पता कर पा रहे हैं कि आखिर ये जो वायरस है और ये जो राइबोसोम्स है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं रहता तो हम इस सारी चीज़ों को पता नहीं कर पाते हैं। इमेजिन करो कि यहाँ पे एक सेल है, इस सेल का आप ऊपर के भाग को देख पा रहे हो, सिर्फ समझ पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे सेल है, लेकिन ये सेल इंडिविजुअल सेल होगा। सपोज कि ये सेल क्या है, इंडिविजुअल सेल है, ये अकेले है। इसके अंदर में जो फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन के बारे में आप नहीं पता कर पा रहे हो। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, तो इस बैक्टीरिया या वायरस को अंदर से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है चीज़ें। उसको देखने के लिए आपको कौन से माइक्रोस्कोप चाहिए, सिंपल, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर घुस के देखना है। सिंपल, समझ में आ रहा है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब हम लोग जो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है इसके बारे में तो हमने बात कर लिया था कि एक एक्टिविटी में किस तरीके से माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मैग्निफिकेशन कैसे होता है। प्रीवियस यहाँ पे हमने बात कर लिया था, कहाँ पे बात किया था, हाँ यहाँ पे, कि माइक्रोस्कोप किस तरीके से चीज़ों को मैग्नीफाई करता है। वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो माइक्रोस्कोप है उसके मैग्निफिकेशन की यहाँ, और किस तरीके से सेल को मेजर किया जाता है। ओके, माइक्रोस्कोप कौन सा लेना चाहिए, उसके तीन इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहला, रिजोल्यूशन उसका सही होना चाहिए, मस्त रिजोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब कि ब्राइटनेस में डिफरेंस, क्लैरिटी के लिए। अगर कंट्रास्ट ठीक रहेगा, अगर ज़्यादा ब्राइट कर देगा या ज़्यादा डार्क कर देगा तो भी दिक्कत है। अगर ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा तो हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देंगी, अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो भी हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देंगी।
और मैग्निफिकेशन, वो कितना ज़्यादा लार्ज कर रहा है चीज़ों को, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हमें दिखा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके की हमें माइक्रोस्कोप की यूज़ करनी होती है, और हम माइक्रोस्कोप को इस तरीके से परचेज करने जाएंगे तो इन 3 बातों को ध्यान रखेंगे। वैसे हमें तो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो देन। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को जानने से पहले मैं ये बताऊं कि ये जो सेल है, अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं। हमने पढ़ा कि सेल की जो स्टार्टिंग जर्नी हुई थी वो हमने वाटर से देखा था। सेल जो है वाटर से देखा था। हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा। ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सेल के बारे में बताया कि हाँ सेल होता है। फिर सेल के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सेल के अपने अपने फंक्शंस हैं। सेल के अंदर भी एक दुनिया है। सेल इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे फंक्शंस करता है। अच्छा, सेल को स्टडी करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया। हमने किसका यूज किया? माइक्रोस्कोप के बारे में। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये भी दो प्रकार से आ जाता है। एक लाइट, यानी कि जिसका सोर्स लाइट है। एक इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या करते हैं? इमेज क्रिएट करते हैं। और इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बेहतर है, ये ज़्यादा डिटेलिंग करता है। ये लाइट माइक्रोस्कोप थोड़ा सा कम डिटेल करता है, इसकी कैपेसिटीज थोड़ी इससे कंपेरेटिवली कम है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर जो दुनिया है उसके बारे में स्टडी किया गया डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। और उसी तरीके से सेल एक पूरी तरीके से फंडामेंटल यूनिट हमारे सामने प्रेजेंट हुआ। और सेल टिश्यू बनने के बावजूद भी हमारे बॉडी में, टिश्यू बनने के बाद भी हमारे बॉडी में इंडिविजुअल लेवल पे फंक्शन करता है। सॉरी, मेरी राइटिंग आपको शायद नहीं समझ में आ रही होगी अभी फिलहाल, और एक दो दिन मैंने चीज़ें सुधारने के लिए कुछ व्यवस्था की है, हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू। सॉरी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों में हमें देखना है कि किस तरीके से सेल, अच्छा सेल क्या बनाता है? सेल टिश्यू बनाता है। टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी, या फिर कहा जाए तो बॉडी से पहले हमारा ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक पूरी तरीके से सेपरेट सिस्टम, स्पेशलाइज सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारा लंग्स बन गया, तो उस लंग्स से रेस्पिरेटरी सिस्टम बना, डिफरेंट डिफरेंट और भी सिस्टम्स बने, तो इस तरीके से। और फिर ये सारी चीज़ें जब मिलती है तो बॉडी बनता है। बॉडी के ऊपर हमने स्किन देखा। स्किन क्या करता है? स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमने सेल चैप्टर अभी तक पढ़ा। नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। और यहाँ से क्लासेस थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी, जो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, उसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग बात करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक्टिविटी है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का ही एक्टिविटी है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो सेल के डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, इन सारे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।